हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। तो कैसे हैं सभी लोग? कैसे चल रही है सबकी तैयारी? 24 फरवरी को एग्जाम है और आज 12 फरवरी हो चुकी है। तो मैक्सिमम हमारे पास कितने दिन है? 11 दिन तक आपका एग्जाम है। सो मेक श्योर कि आप सभी टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कीजिए। एंड टाइम के लिए कुछ मत छोड़िएगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा क्योर्स हो जाता है एंड ओनली क्रिएट्स द कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो जितना भी करना है धीरे धीरे अपना पर डे करते रहिए और हर चीज को थॉरली रिवाइज कीजिए। चलिए, तो आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। थ्योरी वी विल बी टेकन अप इन द लेटर केसेस। आज की क्लास में हम अपना डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स बने हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल questions are there that can come your exam. Let's start with the video. The first is accounting treatment on dissolution. अभी dissolution होता क्या है? Dissolution can be of two types. First, the dissolution of the firm, and the second is the dissolution of a partnership. अभी हम देखा जाए तो dissolution of a partnership तो आपने already कर लिया है. What is the dissolution of a partnership? Dissolution of a partnership simply means it's a kind of your reconstitution. जैसे firm reconstitute होता है, that means old partnership dissolve होके हमारा new partnership बन गया. So that means either maybe admission, maybe change in profit sharing ratio, it may be your death of a partner. That is dissolution of a partner. But this chapter is the last chapter of a partnership, that is dissolution of a पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म डिसॉल्व होगा। दैट मीन्स देयर इज नो वन पार्टनर हु इज गोइंग टू कैरी ऑन द बिजनेस। इधर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं और कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। देट में बी एनी रीजन जिसकी वजह से पूरा का पूरा फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अभी पूरा फॉर्म आपका डिसॉल्व हो जाएगा, सो देयर मस्ट बी एन एसेट्स ओवर देयर इन द बैलेंस शीट एंड देयर मे बी अ लायबिलिटीज एज वेल। तो सारे एसेट्स को रियलाइज करना पड़ेगा, उनकी लायबिलिटीज से पैसा देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट जितने भी पार्टनर्स अवेलेबल है उनका भी तो कैपिटल वापस करना है, उन्हें भी तो प्रॉफिट्स देने हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा चैप्टर है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, अब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होता है तो स्पेसिफिक अकाउंट्स जो है हमें बनाने पड़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं दैट वी हैव टू मेक? दैट इज इधर द वाइंडिंग अप द प्रोसेस करने के लिए पूरे पार्टनरशिप फॉर्म को जब हम वाइंड अप करते हैं, फॉर दैट प्रोसेस वी हैव टू मेक द स्पेसिफिक अकाउंट्स एंड दो स्पेसिफिक अकाउंट्स आर, फर्स्ट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 1 पे जो अकाउंट बनेगा आपका, that is known as the realization account. Second is your partner's capital account, to ascertain कि how much is liable to pay to the partners along with their liabilities. Liabilities उन्होंने capitals तो introduce कर दिया, but capital के साथ till now उनके जितने भी profits accrue हो रहे हैं या losses हैं, ये सब calculate करके partners capital में कितना balances है, and at the last whatever be the cash और bank account है वो पूरा हुआ या नहीं, that means जितना भी cash pay करने के लिए चाहिए था वो मिला या नहीं मिला, और the firm has realizing the assets। तो ये सब हम इसमें बनाएंगे। देखिए, documents of cash during the वाइंडिंग अप प्रोसेस, तो ये तीनों अकाउंट बनते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ द क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, इधर ही आस्क यू टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलॉन्ग विद द कैश बैंक, या सिर्फ वो आपसे क्या करता है, रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाने को बोलता है। बिकॉज जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसमें कवर हो जाता है, रियलाइजेशन। एक बार आपने करेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया ना, तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। सो वहीं से आपके बाकी क्वेश्चन ठीक हो जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट्स डू द रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्टिंग। लेट्स डू हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान रखना है, आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज विल बी टेकन केयर ऑफ लेटर ऑन। अभी हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता क्या है, फर्म में डिसॉल्व होना है, फर्म वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप हो रही है तो मतलब लायबिलिटीज हमें पे करनी है, आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स को पे करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट्स भी तो रियलाइज करने पड़ेंगे। एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, एंड देयर आर मेनी मोर पेपर वर्क दैट हैज टू बी कंप्लीटेड। तो इसके लिए क्या होता है ना, ये पूरे प्रोसेस करने के लिए कुछ खर्चा लगता है। दैट एक्सपेंसेस इज नोन एज योर realization expenses. Either you can say they are the realization expenses, or he can say it's the dissolution expenses, और वो क्या कह सकता है, आपका liquidation expenses और the winding up of the expenses। कंपनी बंद करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने के लिए जो भी खर्चा लगा, that is known as the realization expense। ठीक है, रीड करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस करते टाइम जो भी एक्सपेंसेस लग रहा है, दैट मे बी योर लीगल फीस हो सकता है, लॉयर को पैसा दिया, ऑक्शन चार्जेस, एसेट्स को रियलाइज करना है, एसेट्स का ऑक्शन करना पड़ा तो ऑक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज हैं आपके, कॉस्ट है, जर्नल एंट्रीज का ट्रीटमेंट है, देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिसके लिए खर्चा करना पड़ता है। दैट इज नोन एज द रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब इस एक्सपेंस को पे कौन करेगा, बियर कौन करेगा? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हु इज पेइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए, यहाँ पे डिपेंड करता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आप पे कर रहे हो उसकी लायबिलिटी किसकी है। अब लाइबिलिटी किसकी है, फर्म को पे करना चाहिए या किसे पे करना चाहिए, डिपेंड्स। लेट्स चेक दिस स्लाइड फर्स्ट। दिस द रिवीजन चार्ट। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि
लाइबिलिटी किसका है? देखिए, अब जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है तो किसी ना किसी का तो लाइबिलिटी होगा। देखिए सिचुएशन, या तो फर्म की लाइबिलिटी है पे करने के लिए, या पार्टनर की लाइबिलिटी है पे करने के लिए, तो देयर मस्ट बी सम वन पर्सन जिसकी जो क्या है लाइबिलिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो डिसाइड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, द केस नंबर 1। फर्स्ट सिनेरियो में क्या कहता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। फर्म में एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो फर्म पे कर रही है। अब फर्म पे कर रही है, और पे करने की जो लाइबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, वो भी किसकी बनती है, आपकी फर्म की बनती है रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो इन केस पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है, सो दैट मीन्स व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम द फर्म, दैट इज योर कैश। तो कैश जा रहा है फर्म के थ्रू, और लाइबिलिटी भी किसकी है, फर्म की। तो जब तक फर्म की लाइबिलिटी है टू पे योर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आपका क्या डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अ सिंपल थिंग, जब तक कि फर्म की लाइबिलिटी है, जब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके पे करने चाहिए, तब तक कि आपका क्या डेबिट होगा, हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि खर्चा है, खर्चा कहां से जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। सो डेबिट करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस, एंड हाउ द एक्सपेंसेस इज गोइंग आउट, थ्रू द कैश, ईदर ही इज पेइंग इन कैश, or that is the realization account debit to cash or बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कैश को कम कर दिया, बिकॉज कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और क्रेडिट बिकॉज एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। द फर्स्ट सिनेरियो, द मोस्ट सिंपल सिनेरियो। अब इसी में थोड़ा सा अगर चेंज आ जाए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे तो करने हैं आपके फर्म ने भी, लेकिन पे कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। कि अभी फर्म क्या पार्टनर से कह रही है कि आप अभी पे कर रहे हो, सो आई विल। अब पार्टनर की लाइबिलिटी तो है नहीं रियलाइजेशन एक्सपेंस, बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। तो अगर फर्म पे की लाइबिलिटी है बट पे कर रहा है पार्टनर, लाइबिलिटी किसकी है, फर्म की। तो डेबिट क्या होना चाहिए आपका, रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज फर्म का खर्चा है टू। अब कैश तो नहीं जा रहा फर्म से, क्या हो रहा है, पार्टनर पे कर। तो पार्टनर को तो अल्टीमेटली कौन सेटल करेगा, फर्म। तो फर्म के लिए पार्टनर्स क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। दैट मीन्स फर्म की जो कैपिटल है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है, इट्स लाइक अ क्रेडिट बैलेंस फॉर द फर्म, जिसका बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो फर्म के लिए क्या है, क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ बिकॉज फर्म की लाइबिलिटी है, पार्टनर्स कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ बिकॉज क्रेडिटर्स बढ़ गए, फर्म को पार्टनर को सेटल करना पड़ेगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्लियर, दीज आर द फर्स्ट टू केसेस जो सबसे सिंपल होता है, एंड इट्स एन इजी वन। लेट्स कम टू द सिनेरियो 3, जहां पे पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, कई बार थोड़ा लाइबिलिटी पे करना पड़ता है। सिनेरियो 3, अब थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। अभी ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, कि बोर्न बाय द पार्टनर का मतलब क्या है, कि जितनी भी लाइबिलिटी थी, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी हो गई, पार्टनर की होगी। दैट मीन्स फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, दैट मीन्स फर्म में तुम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर ही नहीं सकते, दैट सिंपल। क्योंकि पार्टनर की क्या नहीं है, फर्म की क्या नहीं है, अभी लाइबिलिटी नहीं है ना। तो जब फर्म की लाइबिलिटी नहीं है तो फर्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो किसी भी जर्नल एंट्री काइंड में रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट नहीं होगा। नाउ द फर्स्ट केस, वो कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। जो एक्सपेंसेस है वो कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, बट बॉन्ड किसने करना है, पार्टनर की। लाइबिलिटी किसकी है, पार्टनर की है, लेकिन पे कर रहा है फर्म। अब कोई भी पे कर रहा है तो उससे क्या जा रहा है, आपका कैश। दैट मीन्स कैश इज गोइंग आउट, कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना चाहिए, कैश को क्रेडिट करना चाहिए। अभी कैश को क्रेडिट कर दिया, कैश डिक्रीज हो गया, बट अब डिक्रीज तो हो गया कैश, ये तो पता चल गया कि टू कैश, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। लेकिन पार्ट फर्म की लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी किसकी है, पार्टनर की, क्योंकि पार्टनर पे करेगा। तो अभी तो फर्म पे कर रहा है, सो टू कैश हमने क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी है पार्टनर की, पार्टनर पे करेगा, तो पार्टनर फर्म के लिए यहाँ क्या हो गया, आपका डेटर हो गया। पार्टनर विल पे टू द फर्म, डेटर हो गया, इसलिए पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज यहाँ पे क्या इंक्रीज हो गए, आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं। सो दिस इज द केस जहां पे एक्सपेंसेस पे कर रही है आपकी फर्म, और लेकिन लाइबिलिटी किसकी है, पार्टनर की। तो पार्टनर डेटर हो गया इसलिए डेबिट हो गया, और कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर। सेकंड केस क्या हो सकता है, जो पार्टनर की लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस फर्म ने पे ही नहीं किए और पार्टनर ने पे करने, दैट मींस लाइबिलिटी किसकी है,
पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे, और पे भी कौन कर रहा है, आपका पार्टनर ही पे कर रहा है, तो लायबिलिटी भी पार्टनर की है, पे भी पार्टनर की है। दैट मीन्स फर्म में ना ही कैश गया, ना ही आया, ना ही फर्म की लायबिलिटी है, सो नथिंग इज कमिंग और गोइंग आउट इन द फर्म, सो देयर विल बी नो जर्नल एंट्री, बिकॉज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है, तो पार्टनर ही हैंडल करेगा इंडिविजुअली। सो दीज आर द थ्री केसेस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सिनेरियो, केस नंबर 4। अब यहां पे क्या है, पार्टनर को बोल दिया कि तुम बेयर करो, हम क्या करेंगे, आपको एक लमसम अमाउंट कमीशन दे देंगे। पार्टनर को क्या बोला कि हम आपको जो है, फर्म कह रही है एक कमीशन दे देंगे, लमसम अमाउंट दे देंगे। अब कमीशन क्या होगा, इधर वो बोलेगा कि आपको लमसम अमाउंट दे दिया, और इसका कैलकुलेशन भी आता है, ही कैन से कि एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स रियलाइज, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कमीशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कमीशन दे दिया, अब आप क्या करो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करो। अब यहाँ पे कमीशन तो दे दिया, लेकिन एक लाइन लिखा होना जरूरी है, पार्टनर हैज the responsibility to bear all realization or the dissolution expenses। अगर ऐसा लिखा होगा कि पार्टनर is giving a commission, along with that partner has a responsibility to bear, तभी पार्टनर की liability बनेगी बॉन्ड करने की। until and unless ये लाइन नहीं लिखा है कि पार्टनर has to bear the expenses और the partner is liable to bear the expenses, तब तक पार्टनर की liability नहीं मानी जाएगी। सो इन अ नटशेल, फर्म की liability all केसेस में होगी जब तक कुछ मेंशन नहीं है फॉर द पार्टनर। जब पार्टनर के बारे में बता देगा कि पार्टनर की लायबिलिटी है, तभी मानना चलेगा। ठीक है, समटाइम्स पार्टनर क्या करता है, अग्री करते हैं दैट दे विल हैंडल द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर देयर ऑल एफर्ट्स, सो दिस इज अ कमीशन। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल यानी क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, हु इज गिविंग द कमीशन, फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एक क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया फर्म का, बीइंग कमीशन फॉर द रियलाइजेशन अकाउंट वर्क क्रेडिटेड। अब इसी के नेक्स्ट हम एक और एड ऑन करते हैं, वो कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 पेड बाय फर्म। तो फर्म क्या कर रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है, तो दैट मीन्स फर्म से क्या गया, टू कैश डेबिट क्या होना चाहिए, पार्टनर डेबिट होना चाहिए या आपका रियलाइजेशन डेबिट होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि पार्टनर को कमीशन देने को तो बोला, लेकिन ये थोड़े ना बोला कि तू बियर करेगा, जब तक बोला नहीं तब तक लायबिलिटी फर्म की है, और फर्म की लायबिलिटी है तो हम क्या डेबिट करेंगे, आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो, when realization expenses are paid by the firm, पे कर रहा है फर्म बट borne by the partner, बेयर करने चाहिए पार्टनर को, लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है, तो फर्म से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, दैट इज टू कैश, और कौन इंक्रीज हो गया, पार्टनर, क्योंकि पार्टनर फर्म को एडजस्ट करेगा, उसको सेटलमेंट करेगा, तो पार्टनर क्या बन गए, डेटर्स बन गए, तो डेटर्स बढ़ गए, तो इसलिए क्या हो गया, डेबिट। वी हैव कवर्ड दिस केस प्रीवियसली आल्सो। ओके, चलिए एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, these are all are the CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो अभी तक आए हुए हैं। नंबर 1, 4,000 पेड बाय दी फर्म, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, बट बॉर्न बाय दी पार्टनर, बॉर्न करना चाहिए पार्टनर को, पे कर रही है फर्म, तो फर्म से क्या गया, कैश गया। अब फर्म से कैश गया तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक और टू कैश, एक चीज जो इससे भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो 4,000 फर्म से कैश गया, बट लायबिलिटी किसकी है, पार्टनर की, तो पार्टनर देगा ना फर्म को, तो पार्टनर फर्म के लिए क्या हो गया, डेटर हो गया, सो पार्टनर डेबिट कर दिया, लेट्स से पार्टनर बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 4,000। और अगर पार्टनर का करंट अकाउंट हुआ तो आप क्या लिखोगे, बीज करंट अकाउंट डेबिट, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, पार्टनर सी अलाउड ₹10,000 कमीशन, पार्टनर को कमीशन दे रहा है, खर्चे के बारे में कुछ नहीं बताया कि कितना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ, कितना डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुआ, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो दिस। सो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सिंपली कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर को 10,000 का, तो ठीक है, आप क्या कर दो, 10,000 का कमीशन दे रहे हैं, तो पार्ट फर्म से क्या गया, पैसा ₹10,000 का, तो टू किसका एक्सपेंस है, फर्म का, तो फर्म ने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर लिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी को क्या मिली है, कमीशन मिली है, सी जो है फर्म के लिए एक तरह का क्रेडिटर हो गया, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट ₹10,000। देखिए नोट भी है, कमीशन फॉर रियलाइजेशन वर्क इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट। देयर इज वन इंपॉर्टेंट टिप, आइडेंटिफाई करना है हु पेज वर्सेस हु बेयर्स एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, कि पे कौन कर रहा है और बेयर किसको करना है। जो भी पे कर रहा है और जो बेयर कर रहा है, दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपकी जर्नल एंट्री करना और भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखिए द न्यूमेरिकल एग्जांपल है हमारा, फिर से ओके।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 पेड बाय द फर्म। कौन पे कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके? 5,000 फर्म पे कर रही है, तो इन फर्म से क्या जा रहा है? कैश, तो टू कैश क्रेडिट होना चाहिए। अब नहीं बताया किसकी लायबिलिटी है किसकी नहीं, तो बट ऑब्वियस है किसकी होगी? फर्म की होगी। तो क्या डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट मीन्स क्या हो गया आपका? 5,000। ना पार्टनर ए पे 3,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ए ने पे किया है 3,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये नहीं बताया लायबिलिटी किसकी है, तो लायबिलिटी ये नहीं बताया कि पार्टनर बॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, तो किसकी लायबिलिटी होगी? फर्म की। फर्म की लायबिलिटी है तो क्या डेबिट होना चाहिए आपका? रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। और फर्म अभी पे कौन कर रहा है? पार्टनर, तो फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा ना, तो टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000, क्योंकि पार्टनर फर्म के लिए क्या हो गया? एक आपका क्रेडिटर हो गया। सो द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर इजी, बट आपको डिटर्मिन करना है हु इज पेइंग, हु हैज द लायबिलिटी, तभी होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो आपसे जर्नल एंट्रीज में भी पूछ लेता है, एंड ही में ऑल्सो आस्क फ्रॉम यू इन द 6 मार्क का क्वेश्चन। देखिए ये 1 पेज रिवीजन चार्ट है जो हमने ऑलरेडी कवर किया है। लेट्स डू दिस आल्सो। यूज दिस कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस चार्ट टू क्विकली डिटरमिन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट सिचुएशन स्टडी करते हैं। वो कहता है फर्म पेज एंड बेयर। फर्म पे भी कर रही है और बेयर भी फर्म को ही करना है, तो दैट मीन्स अगर फर्म बेयर कर रही है तो डेबिट लायबिलिटी किसकी हो गई? फर्म की। तो किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। और पे भी फर्म कर रही है तो फर्म से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश डिक्रीज हो गया। क्रेडिट द कैश, डेबिट द रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड, पार्टनर पेज फॉर द फर्म। पार्टनर फर्म के लिए पे कर रहा है, लेकिन लायबिलिटी किसकी है? फर्म की। लायबिलिटी फर्म की है तो डेबिट रियलाइजेशन ही होगा। अभी तो पार्टनर ने पे कर दिया, दैट मींस फर्म पार्टनर को सेटल करेगी। पार्टनर फर्म के लिए क्रेडिटर हो गया, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड, फर्म पेज बट पार्टनर्स बियर। पे अभी फर्म कर रही है, लेकिन बियर किसको करना है? अल्टीमेटली आपके पार्टनर को बियर करना है। दैट मीन्स लायबिलिटी किसकी है? पार्टनर की। तो पार्टनर की लायबिलिटी तो पार्टनर डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज पार्टनर डेटर बन जाएगा। अभी अभी कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है एज टू कैश अकाउंट, राइट। चलिए फोर्थ करते हैं। पार्टनर बियर्स। बियर कौन कर रहा है? पार्टनर बेयर करेगा खर्चा, लेकिन अभी तक पेमेंट हुई नहीं है। तो हुई नहीं, तो जब पार्टनर पे करेगा तो अगर उसी के अकाउंट से जाएगा तो देयर इज नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। अगर फर्म पे करती है बट बेयर करना है फर्म को, तो फर्म से जाएगा टू कैश और पार्टनर क्या हो जाएगा? फर्म का डेटर। इन दैट केस एंट्री होगा, लेकिन अभी तो कोई पेमेंट हुआ ही नहीं, सो देयर इज नो नीड फॉर द जर्नल एंट्री। कमीशन टू द पार्टनर। क्या पे कर रहे हैं? पार्टनर को कमीशन पे कर रहे हैं। सो कमीशन कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है, तो फर्म की क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। टू कौन पे कर रहा है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर को कैपिटल कमीशन दे रहे हैं तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे ना, तो अल्टीमेटली पार्टनर की क्या हो गई? इनकम होगी, कमीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रियलाइजेशन एक्सपेंस। देयर इज द वन एग्जाम्पल। रियलाइजेशन अकाउंट को तभी डेबिट करना है जब फर्म को खर्चा उठाना है, अदरवाइज इंडिविजुअल पेयर करेगा तो इंडिविजुअल डेबिट होगा, दैट मींस पार्टनर डेबिट होगा। सो इन अ नटशेल, इन द चैप्टर ऑफ द डिसोल्यूशन, फॉर हर खर्चा जो भी फर्म बेयर कर रही है, फॉर ऑल द एक्सपेंसेस दैट अ फर्म हैज टू बेयर, फर्म हैज टू डेबिट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ओनली एंड ओनली व्हेन दे हैज टू। अदरवाइज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, राइट। स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है एंड हाउ वी हैव टू डू व्हेन द पार्टनर इज पेइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपका फर्म पे करेगा तो कैसे होगा? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू प्रिपेयर योर रियलाइजेशन अकाउंट। लाइक रियलाइजेशन क्या है? आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। सिमिलरली जैसे आप रियल नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? टी शेप अकाउंट है। डेबिट करेंगे व्हाट? योर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट करेंगे योर ऑल इनकम्स एंड गेन। इसीलिए तुम क्या कर रहे थे? जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे थे उन्हें हम क्या करें? while starting a realization account, what we have to do is we have to start with the transfer of assets and liabilities. हमें क्या ट्रांसफर करने हैं? all assets and liabilities we have to transfer. So पहले है तो वैसे ही हमें ट्रांसफर करना है टू फर्नीचर, टू डेटर्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट। डिफरेंट एसेट से आपको क्या करना है? यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, एक्सेप्ट देर इज सम लिस्ट जो एसेट्स आपको ट्रांसफर नहीं करने। जैसे उसने क्या बोला है? वी हैव नॉट टू हैव ट्रांसफर योर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ट्रांसफर नहीं करना है। बैंक बैलेंस दिया है, बैंक कैश एट बैंक, चेक नहीं ट्रांसफर करना। फिक्टिशियस एसेट्स हो गए, जैसे आपके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, या फिर कह लो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और यू कैन से कि आपका जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये चीजें आपको ये वाले एसेट साइड पे ट्रांसफर नहीं करने हैं, एक्सेप्ट दैट ऑल द थिंग्स यू हैव टू ट्रांसफर। सिमिलर फैशन में आपको क्या करना है? सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर करने हैं ऑन द क्रेडिट साइड, लाइक बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल एंड ऑल। व्हाट वी हैव टू डू इज ट्रांसफर दैट। अब जब हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं तो लायबिलिटीज कौन से ट्रांसफर नहीं करने? लाइक योर पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं करना,
पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना है, रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं करने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ट्रांसफर नहीं करना, ये आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अभी अगर हम बात करें लायबिलिटीज में, उसने आपको क्या क्या बोला कि एक तो आप अपना पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं करोगे। पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं करेंगे, जैसे ए बी और सी आपके पार्टनर्स एंड सी का लोन है, दैट इज सीज लोन अकाउंट गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो उस पार्टनर का लोन आप ट्रांसफर नहीं करोगे बिकॉज पार्टनर का लोन इज नॉट अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी। जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो उससे नेक्स्ट अगर पार्टनर का लोन दिया तो बनेगा, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में आपका पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं आता है। सेकंड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी नहीं ट्रांसफर करेंगे, क्यों? क्योंकि पार्टनर कैपिटल तो डिफरेंटली बनेगा। थर्ड, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ट्रांसफर नहीं करेंगे, लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब हमें ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस, लाइक आपको अगर दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दिया है तो उसका क्या करेंगे? लेट्स से लायबिलिटी साइड आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है 60,000। अब आता तो आपका क्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के अंदर ही है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं? डिसोल्यूशन। तो जब डिसोल्यूशन का चैप्टर आता है ना, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो जाता है। आप ट्रांसफर तो करोगे यहाँ पे लायबिलिटी साइड, लेकिन सिर्फ कितना ट्रांसफर करोगे? अप टू मैक्स ऑफ द लायबिलिटी मेंशन इन योर एडजस्टमेंट। जितना भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की आपकी लायबिलिटी मेंशन है आपके एडजस्टमेंट के अंदर, उतना ही ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन दैट कि हमारा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो कितना है? 60,000 है, और नीचे एडजस्टमेंट सपोज दे रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी सेटल्ड एट 40,000। मतलब वर्कर्स ने क्या किया, जो लाइबिलिटी आया वो 40,000 आया और हमने फंड कितना क्रिएट किया था? 60,000। दैट मीन्स हमें सिर्फ 40,000 ही ट्रांसफर करना है, उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं करना। और जो रिमेनिंग 20,000 एक्स्ट्रा रिजर्व रह गया आपका, तो 20,000 को क्या करो, आप अपना पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे ओल्ड और न्यू का तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एक ही है, सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। और ये जो लाइबिलिटी आया है 40,000 का, इसको लेफ्ट साइड पे भी करना है एज टू कैश और बैंक, जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। 40,000 पूरा लाइबिलिटी क्या करेंगे? पे कर देंगे, राइट। नाउ व्हाट कैन बी द अदर केस? वो कहता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो आपको दिया है 60,000, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या हुआ? द लाइबिलिटी अगेंस्ट योर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अराइजेज एट 70,000। दैट मीन्स जितना हमारे पास रिजर्व था उससे ज्यादा की लाइबिलिटी होगी। तो एक पॉइंट तो क्लियर है कि अगर लाइबिलिटी ज्यादा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अवेलेबल नहीं है। सो वेन एवर बी यू आर प्रिपेयरिंग योर रियलाइजेशन अकाउंट, वट यू आर डूइंग, यू आर ट्रांसफरिंग एज बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन, पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा बिकॉज लाइबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जब आप टू कैश में पे करोगे तो आप कितना पे कर दोगे? 70,000, बिकॉज लाइबिलिटी इतना आया है तो आप 70,000 की लाइबिलिटी पे करोगे, बट देर इज नो अमाउंट विच हैज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया उसने 60,000 एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट गिवन इन योर क्वेश्चन। अभी नहीं दिया तो क्या करो? पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट एनी क्वेश्चन। तो तभी ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में अकाउंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे हमें कंसीडर करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सपोज 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्या करो? ट्रांसफर कर दो अलॉन्ग विद द अदर लायबिलिटीज, एंड देयर इज नो नीड टू लुक ओवर एनी अदर एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट तो आप ऑलरेडी क्या करोगे? एसेट साइड में ट्रांसफर करोगे, और उसका जो भी मार्केट वैल्यू होगा आप बाय रियलाइज कर लोगे। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए कोई भी एडजस्टमेंट कंसीडर करने की नीड नहीं है। ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आप ट्रांसफर करोगे लाइक अदर लायबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड, राइट। सो अभी तक आपने क्या किया? आपकी जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो आपने ट्रांसफर कर लिए ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड। न ट्रांसफर करने के बाद उन्हें रियलाइज भी करना है। रियलाइज करने के लिए क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एसेट्स टू शो रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू। आपके सारे एसेट्स क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। कैश रियलाइज हो रहा है तो आप कैश में लिखो, कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो राइट डाउन एज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज पर द क्वेश्चन आप लिखोगे। अगर लाइबिलिटीज पे ऑफ करना है तो टू कैश, टू बैंक या टू पार्टनर, जैसा भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, टू सेटल द लाइबिलिटीज। तो ये हो गया। अभी इतना तो हो गया कि आपने लाइबिलिटी सेटल कर दी। अब समटाइम्स क्या होता है, आपने ऑलरेडी एक लाइबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल योर क्रेडिटर्स 40,000 के हैं जो आपने ट्रांसफर किए हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन
एडजस्टमेंट में इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट हाउ टू पे। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और पूरा क्वेश्चन चेक कर लिया, तो आप खुद से जितने का भी लाइबिलिटी आपने ट्रांसफर किया था, आप क्या कर दो, उसे पे कर दो। सो वी हैव टू चेक कि ऑल लाइबिलिटी शुड बी पेड ऑफ एंड ऑल एसेट मस्ट बी रियलाइज। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन एडजस्टमेंट में, तो आप जितना भी उसका पार वैल्यू है, आप उसी पे उसे पे करोगे और उसी पे क्या करोगे, उसे रियलाइज करोगे, राइट? नाउ द अदर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, गुडविल। अभी तक आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, गुडविल को कैसे ट्रीट करते थे? वी यूज्ड टू ट्रीट द गुडविल लाइक, या तो एडमिशन में पार्टनर लेकर आ रहा है, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या कर रहे थे, उसके एडजस्टिंग एंट्री कर रहे थे। डिसोल्यूशन में ओल्ड गुडविल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे राइट ऑफ नहीं करना है यहाँ पे। इट हैज टू बी ट्रीट लाइक अदर फिक्स्ड एसेट्स। अदर फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है? टू गुडविल ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में, और बाय कैश क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। सिंपल, राइट? अपना रियलाइजेशन अकाउंट को स्कैन करेंगे, डेबिट और क्रेडिट टोटल। इफ द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द डेबिट साइड, इट विल बी योर रियलाइजेशन गेन, और अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इट विल बी योर रियलाइजेशन लॉस। अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉसेस है, इन्हें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, दे हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 48, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एमसीक्यूज के लिए, 3 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए, वट एवर इट इज दैट। सेक्शन 48 इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द सेक्शन 48 says? It says it mandates the specific order for applying the proceeds from the realization of assets during dissolution. That means जब भी डिसॉल्व होगा, कंपनी जब डिसॉल्व होगी, तो वहां से आपका जो पैसा एसेट रियलाइज करके आ रहा है, वो पैसा कहाँ यूज होगा, पहले पैसा कहाँ पे यूज होगा, ये जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, इन शॉर्ट यू कैन से द ऑर्डर ऑफ अ पेमेंट, डिसाइड करता है आपका सेक्शन 48। बड़ा बड़ा कहीं पे भी लिख के रख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 48 डिसाइड्स योर ऑर्डर ऑफ द पेमेंट, कि एसेट्स रियलाइज करके, या कंपनी में जो फर्म में ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास पैसा था, वो कहाँ पे यूज होगा। फर्स्ट इट इज गोइंग टू यूज ओवर योर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या हो गए, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन हो गए, पार्टनर ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लोन लिया है, तो वो आपने पे कर दिया, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज के अंदर। देन पार्टनर का लोन, अगर कोई पार्टनर का लोन है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सेकंड नंबर पे क्या बनाएंगे, आपका पार्टनर का लोन बनाएंगे। सो लोन अमाउंट को क्या करेंगे, रीपे करेंगे। फिर क्या बनाएंगे, आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, एंड इफ देर इज एनी मनी लेफ्ट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। दैट मीन्स इफ, अगर तो पैसा कम पड़ रहा है पे ऑफ करने के लिए लाइबिलिटीज में, तो क्या करेंगे, पार्टनर से लेंगे, तो कैश आएगा बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर पार्टनर को पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक्स। सो दिस इज द ऑल अबाउट योर रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस। सिर्फ इतना ही सीखने वाला हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स जो हमने सीबीएसई पेपर से लिए हैं, एंड वी विल गोना प्रैक्टिस इट टुडे। The number one, he says, first problem क्या है, that Avya, Mitash and Praveen were partners in a firm. On March 31, firm was dissolved. March 31 को क्या हुआ, firm dissolve हो गया. Creditors with a total claim of 60,000. Creditors का claim है आपका 60,000 का. Agreed to take over furniture book value of rupees 50,000. 60,000 के creditors हैं, वो कह रहे हैं हम फर्नीचर ले लेंगे 50,000 का एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 45। तो 50 की जगह भी वो कितने पे लेंगे, 45 की वैल्यूएशन पे लेंगे, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट। दैट मींस 60,000 के क्रेडिटर्स ने 45,000 एज अ पार्ट सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लिया। दैट मींस अभी भी कितना रिमेनिंग है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, आपको 15,000। सो उसने पूछा क्या था, अमाउंट ऑफ बैलेंस वाज पेड टू देम थ्रू चेक। तो कितना और पे करना है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना अमाउंट पे करेंगे, 15,000। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी अगर जर्नल एंट्री आती है, क्रेडिटर्स कितना फर्नीचर टेक ओवर कर रहे हैं, 45। तो कभी भी कोई लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगर एसेट टेक ओवर हो रहा है, यानी इस एग्जांपल में जैसे आपका क्रेडिटर्स क्या टेक ओवर कर रहे हैं, आपका फर्नीचर टेक ओवर कर रहे हैं, सो इन दिस पर्टिकुलर केस कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। देयर इज नो जर्नल एंट्री व्हेन द एसेट्स आर बीइंग टेक ओवर अगेंस्ट सम लाइबिलिटी। लेकिन जो 15,000 कैश में पे हो रहा है, इसका एंट्री होगा। क्या एंट्री होना चाहिए, व्हाट द फर्म इज डूइंग, क्रेडिटर्स को क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो फर्म से कैश कम हो गया 15,000। फर्म का खर्चा है, तो कहां जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश 15,000, राइट? ओके, नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं आपका प्रॉब्लम नंबर 2। दिस इज द होल क्वेश्चन दैट वी हैव टू कवर। Archana, Vandana, and Aarti are the partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March was as follows. Balance sheet दिया है, अर्चना, वर्तना, आरती
आरती का क्या दिया आपको, कैपिटल दिया, दिस इज द टोटल ऑफ कैपिटल। जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व तो क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एट बैंक, दिस इज गिवन टू अस। नाउ व्हाट इज फर्दर इज गिविंग, द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट, अबव डेट पे क्या हुआ, आपका फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया। एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलोज, डेटर्स को कितना रियलाइज हो रहा है आपका, 40,000 डेटर्स रियलाइज कर रहे हैं, स्टॉक रियलाइज कर रहा है आपका 50, प्लांट रियलाइज कर रहा है 60। नेक्स्ट, 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय वंदना एट 18,000, रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय अर्चना। इसको एडजस्टमेंट को अच्छे से करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 20,000 वो पेड बाय आरती, कौन पे कर रहा है एक्सपेंसेस, आपके आरती पे कर रही है, बट कुछ नहीं बताया कि किसकी लायबिलिटी है, तो किसकी होगी, फर्म की होगी। फर्म की लायबिलिटी है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, एंड टू कहां जाएगा, पार्टनर्स में। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव ओनली टू प्रिपेयर आवर रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। सो विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू ट्रांसफर आर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। सो पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं टू, ये सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो टू करके। सबसे पहले क्या होगा आपका, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितना एसेट है आपका, 80,000, टू प्लांट 1 लाख, टू स्टॉक 40,000, टू डेटर्स 50,000, राइट। अब नेक्स्ट एसेट क्या है आपका, कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक तो ट्रांसफर नहीं करना, स्टॉक, प्लांट, डेटर्स और इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया। लायबिलिटी साइड से भी ट्रांसफर करते हैं बाय, देखिए कैपिटल्स ट्रांसफर नहीं करना है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करना, तो सिंपली हमारे पास क्या रह गया, आपके क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 60,000 जो आपको क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। नाउ विल गोइंग टू द एडजस्टमेंट्स, अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। चलिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला, एसेट्स वाज रियलाइज्ड एज फॉलोज, एसेट कहां रियलाइज होंगे, बाय कैश, राइट। डेटर्स कितना है 40,000, स्टॉक कितना है 50, तब टर्न बाय टर्न लिखोगे, डेटर्स 40,000, स्टॉक 50,000, प्लांट 60,000, तो टोटलिंग करके आप आउटर कॉलम में अपना अमाउंट पुट कर दोगे, तो हो गया आपका 1,50,000 द अमाउंट ऑफ द एसेट्स टेकन ओवर। नाउ एसेट्स की तरफ एक बार ध्यान देते हैं, डेटर्स हो गया आपका, स्टॉक हो गया और प्लांट हो गया, व्हाट वी लेफ्ट विद द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिया है, ठीक है। वो कह रहा है 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय वंदना एट 8,000, 25% का इन्वेस्टमेंट जो है वो वंदना ने टेक ओवर कर लिया, कितने पे, 18,000 पे, 18,000 ने वंदना पे टेक ओवर कर लिया, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट था वो अर्चना ने टेक ओवर कर लिया एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है। तो पहले तो जो वंदना ने टेक ओवर किया हम उसका इंफॉर्मेशन पुट कर लेते हैं, तो वंदना टेक ओवर कर रही है, व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, जैसे यहाँ लिख देते बाय वंदनास कैपिटल अकाउंट, कितने पे टेक ओवर किया, 18,000 पे, राइट। अब 25% इन्वेस्टमेंट तो वंदना ने ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट था कितना आपका टोटल, इन्वेस्टमेंट इज कॉस्टिंग यू 80,000, सो 80,000 का 25% चला गया, विच इज हाउ मच, 1/4, दैट मीन्स 20,000, तो अभी आपके पास कितना है, दैट इज 60,000, सो 60,000 का इन्वेस्टमेंट कितने पे टेक ओवर हो रहा है, दैट इज 10% लेस देन द बुक वैल्यू, दैट मीन्स 10% लेस देन बुक वैल्यू कितने पे टेक ओवर हो रहा है आपका, 90% पे, सो कितने पे टेक ओवर हो गया आपका, 54,000 पे टेक ओवर हुआ, जो किसने टेक ओवर किया, अर्चना ने, बाय अर्चनास कैपिटल अकाउंट, ये टेक ओवर हो गया। अब देखिए एसेट्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, राइट। नाउ द थर्ड एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 20,000 वर पेड बाय आरती, आरती पे कर रही है तो बाय टू आरतीज कैपिटल, बिकॉज पार्टनर पे कर रहा है 20,000, राइट ना। अब एक बार लाइबिलिटीज चेक कर लेते हैं कि लाइबिलिटीज सारी पे ऑफ हो गई। लाइबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए थे 60,000, जिसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, टू कैश क्रेडिटर्स को खुद से एट पार वैल्यू क्या करेंगे, पे करेंगे, राइट। चलिए कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस, एसेट साइड टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड, सॉरी नॉट एसेट साइड, क्रेडिट साइड क्या है, 1,50,000 के तो क्या हो गए आपके एसेट्स ही हैं, 1,50,000 प्लस 60 प्लस 18,000 फ्रॉम द वंदनास कैपिटल, दैट इज 78,000 प्लस 54,000 का क्या किया उसने, टेक ओवर किया, तो टोटल on the credit side is 2,82,000, डेबिट साइड टोटल करते हैं, 60 plus 20,000 is the expense, 80, 81, 60, 60 plus 1 lakh is 2 lakh, 60, 3 lakh, 3 lakh 50, ठीक है। तो आपका डेबिट साइड जो है वो ज्यादा आ रहा है, बिकॉज वहां पे जो है लॉस है, सो तो आपका टोटल आया
3,50,000 ऑन द बोथ द साइड्स, दैट इज 3,50,000. सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 2,82,000 जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल था. सो हाउ मच इज द लॉस द कंपनी इज गेटिंग, द फर्म में लॉस हो गया आपका 68,000 का. सो बाय रियलाइजेशन लॉस 68,000 जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द विच रेशो, इन द गिवन रेशो विच इज 5, 3 एंड 2. तो 5, 3, 2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनका रेशो. सो अर्चना का लॉस कितना हुआ? 34,000. 68,000 multiply by this is 20,400 for Vandana and 13,600 for Aarti. देखो इतना सा अकाउंट बनाना है रियलाइजेशन एंड you'll get the 6 mark for this. It's a short question जिसमें आपके मार्क्स भी लूज नहीं होंगे. Okay, let's move to the next question. Intervene when dissolution of a partnership takes place. तो क्या कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है? क्या ये सच है या फॉल्स है? थ्योरी में हमने पढ़ा है टीएस गरेवाल में कि कोर्ट इंटरवीन कर सकता है. तुम्हारा अजर्शन ही क्या है यहाँ पे? फॉल्स है. अब अजर्शन और रीजनिंग में से कोई एक भी चीज अगर फेल हो जाता है तो दैट मीन्स आपका आंसर तो इनसे निकल आएगा. अजर्शन इज इनकरेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, you have to give the journal entries for dissolution on transactions after the assets and liabilities have transferred to realization account. वो कह रहा है आपको जर्नल एंट्रीज देनी है और उसने ऑलरेडी एसेट्स ट्रांसफर करने की एंट्रीज लिख करके रखी है. तो ठीक है, इट्स नॉर्मल. आपको सिर्फ जो जर्नल एंट्रीज उसने कहा है उसी के एंट्रीज जो है वो यहाँ पे करनी है, आपको ट्रांसफर नहीं करना. नंदू, बंधु एंड चंदू वर द पार्टनर्स इन अ फर्म. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक बैलेंस एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर करके दिया है. आप क्या करो, सिंपली अपने जर्नल एंट्रीज करो. फर्स्ट क्या कहता है? स्टॉक ऑफ रुपीज 1,40,000 वॉज टेकन बाय नंदू एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%. स्टॉक ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है, यानी रियलाइजेशन टू स्टॉक हो चुका है, विच वॉज 1,40,000. अब नंदू उसे टेक ओवर कर रहा है. अभी नंदू टेक ओवर करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड पे टेक ओवर करेगा? एसेट को. बाय. सो बाय नंदूज कैपिटल कितने डिस्काउंट पे? 30%. तो 1,40,000 पे 30% का डिस्काउंट लगाएंगे. 42,000 का डिस्काउंट हो गया तो कितना बैलेंस बच गया? 98,000 पे नंदू ने टेक ओवर किया. लेकिन हमें अकाउंट नहीं बनाना, क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है. तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बाय में नंदू आ रहा है तो नंदूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. See, we can check journal entry from here. This is the journal entry. Nandu's capital account debit to realization account, right? The normal entry. Next check करते हैं. Okay, the second part. स्टॉक ऑफ रुपीज, सॉरी, द क्रेडिटर्स टू होम द फर्म ओड 40,000. क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं फर्म ने? 40,000. दे एक्सेप्टेड अ स्टॉक ऑफ 4,000. हमने कहा था जब भी एसेट के अगेंस्ट लायबिलिटीज आ रहा है या लायबिलिटीज के अगेंस्ट एसेट टेक ओवर हो रहा है तो उसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे. सो क्रेडिटर्स टू होम द फर्म ओड 40,000 एक्सेप्ट 4,000. तो कोई जर्नल एंट्री अभी तक नहीं करनी. एंड द बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाय चेक. तो 40,000 के अगेंस्ट तो 4,000 एक्सेप्ट किया. अब जो रिमेनिंग 30,000 है उसको कैसे पे कर दिया? बाय अ चेक. चेक जा रहा है, दैट मीन्स टू बैंक. बैंक इज गेटिंग डिक्रीज, बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक. और किसको पैसा दे रहे हैं? क्रेडिटर्स को. लेकिन क्रेडिटर्स डेबिट नहीं होंगे. अब क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी हमने ट्रांसफर करके बैलेंस उनको क्रेडिट को डेबिट दे दिया. माइनस 4,000. The third journal entry, an old computer which was written off completely from the books. रिटर्न ऑफ यानी कभी पहले वो जो कंप्यूटर है पूरा में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मींस इट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट, वो सोल्ड फॉर 4,000. कितने का सोल्ड कर दिया? 4,000 का सोल्ड कर दिया. वेयर एज इट्स एस्टिमेटेड मार्केट. The fourth journal entry says that Chandu had given a loan of rupees 1 lakh to the firm, which was paid to him through a check. चंदू के पास 1 लाख का चेक है जो कैसे पे हो गया? उसके पास लोन दिया था उसने फर्म को, जो किसके थ्रू पे हुआ है? चेक के थ्रू. अब चंदू कौन है? पार्टनर है. अभी पार्टनर का लोन है तो कैसे पे करेंगे? पार्टनर का लोन का डेबिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है, पे ऑफ करने के लिए डेबिट. चंदूज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज कैसे पे कर रहे हैं? थ्रू द चेक. तो 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट. राइट. ओके, लेट्स डू द फिफ्थ जर्नल एंट्री. Rupees 24,000 were recovered from a debtor which was written off as bad in the previous year. अभी 24,000 क्या है? ऐसे डेटर्स है जो पिछले साल आपके बैड हो गए थे और अब उनसे क्या हुआ? 24,000 रुपीज रिकवर्ड हुआ है. तो सिंपली दैट की पैसा आया है, हमें कोई डेटर्स नहीं क्रिएट करने. पैसा आ रहा है तो क्या कर दो? कैश डेबिट हो जाएगा बिकॉज कैश इंक्रीज हो रहा है. 24,000 टू इनकम आई है. इनकम किस में क्रेडिट हो गई? हमारे नॉमिनल अकाउंट में विच इज द रियलाइजेशन अकाउंट. सो 24,000 का अमाउंट इज डेबिट एंड 24,000 इज क्रेडिट. Sixth, Bandhu was appointed. Bandhu is the partner appointed to look after the dissolution work. Very important.
Bandhu was appointed to look after the dissolution work, for which he was allowed a remuneration of 24,600. बंधु को क्या बोला कि आप डिसोल्यूशन का काम देखो और 26,000 रुपए हम क्या देंगे आपको रेमुनरेशन, मतलब रेमुनरेशन की तो एंट्री फिक्स्ड है। क्या होता है रेमुनरेशन का एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स टू बंधुस कैपिटल अकाउंट। तो पहला जर्नल एंट्री हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बंधुस कैपिटल अकाउंट विच इज अमाउंटेड टू 26,000, राइट। अभी नेक्स्ट क्या कहता है, बंधु अग्री टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। बंधु ने क्या किया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर करने को भी रेडी हो गया। जैसे ही बंधु ने बोला कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बेयर करेगा, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है एक्सपेंसेस पे करने की, वो किसकी हो गई, आपके बंधु की। तो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने आए, 36,000 आए, विच वॉज पेड बाय बंधु। ठीक है, बंधु की लाइबिलिटी थी, बंधु ने ही पे कर दिया, तो नो जर्नल एंट्री, राइट। So this is all about this question. Let's move on to next question. We already did this. Okay, this is the MCQ question. Calculate the amount paid by check to the creditor when the assets are taken in partial settlement. अभी क्या है, Lata, Mehu and Namita were the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1. They decided to dissolve and creditors took over the stock of 80,000 at 80%. 80,000 का स्टॉक 80%, यानी कितना वैल्यू हो गया, 64,000 का टेक ओवर कर लिया इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 90,000। ठीक है, तो अभी कितना बैलेंस बच गया, 26,000, जो उन्हें कैसे पे करना पड़ेगा, थ्रू चेक। अगर ऐसा होता फुल सेटलमेंट में कर लिया, तो फुल सेटलमेंट में होता तो कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं थी, निल आएगा। लेकिन यहाँ पे पार्ट सेटलमेंट है, तो यस दे हैव पे द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। ओके, नेक्स्ट। Sanya, Sarthak, and Nitya were the partners sharing profits and losses in the ratio 4:1. They decided to dissolve on 31st March. On this date, the firm had debtors amounted to 3 lakh. Firm के पास कितने debtors है, 3 lakh का debtors है, and provision कितना है, 30,000 का. On dissolution, debtor of 20,000 proved bad. That means 3 लाख के debtor में से 20,000 bad हो गए, उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे। तो कितने लोग पैसा देंगे, 2,80,000, एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 90%। तो उसमें से भी कह रहे हैं कि 90% ही देंगे। देखिए, जब भी ऐसा कैलकुलेशन है ना, तो आपको ओल्ड वाला जो प्रोविजन ऑलरेडी बुक्स में दिया, ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपली आप एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करो, और आप अपने इसे रियलाइजेशन अकाउंट में कहां पे ट्रांसफर करके छोड़ दो, क्रेडिट साइड पे। और आप डेटर्स डायरेक्टली क्या करो, 2,80,000 के लिख लो अपना डेबिट साइड पे जब ट्रांसफर कर रहे हो। अदर देन दैट आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है ना। 3 लाख के डेटर्स थे, 3 लाख में से वो कह रहा है कि 20,000 के बैड प्रूव हो गए, तो मतलब सिर्फ कितने लोग पैसा देने वाले हैं, 2,80,000। अब 2,80,000 में से भी कह रहे हैं 90% कह रहे हैं हम पैसा नहीं, 90% ही पैसा देंगे। तो कितने लोग पैसा देंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द डेटर्स। So what is the amount we got as 2,80,000 into 90%? 2,52,000 is the amount realized from the debtors. Make sure आपको provision for doubtful debts को सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ देना है, other than आपको इसे ट्रीट नहीं करना है। Okay, let's move to the next question. Okay, this is given to you. Realization account दिया है, what we have to do is, this must be given at the end of the question. Prepare the realization account on the basis of the given balance sheet. Okay. Abhay, Vikram and Charis were partners in a firm sharing profits and losses equally. कैसे share कर रहे हैं profit and losses equally? They have decided to dissolve the firm on 31st March 2023. Their balance sheet on the date was given to you as follows. Okay, this is the capital creditors. There is no reserves given. प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। सो जब भी रियलाइजेशन कैश एंड बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, राइट, लेट्स से आपका रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर लिया टू एसेट्स, और क्या ट्रांसफर करेंगे, बाय लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज में सिर्फ क्या ट्रांसफर होना है, आपका creditors which is amounted to 1,80,000, यहाँ से कैश ट्रांसफर नहीं किया। Now what he says, plant and machinery was taken over by Abhay at an agreed valuation of 75। तो एसेट्स का टेक ओवर होने आपके क्रेडिट साइड पे बाय अभेस कैपिटल अकाउंट। कितना टेक ओवर हो गया आपका, 75,000। अभय ने जो टेक ओवर किया है 75,000 का एसेट टेक ओवर किया है। नेक्स्ट, फर्नीचर रियलाइज कर रहा है, फर्नीचर कितना रियलाइज कर रहा है, 40,000। तो क्या लिखेंगे, बाय कैश 40,000. Motor car was taken over by Bikram for 1,30,000. So what we have to write down, by Vikram's capital account 1,30,000.
डेटर्स रियलाइजेस 10% लेस देन द बुक वैल्यू। डेटर्स कितने हैं? 70,000। तो कह रहा कितना रियलाइज करेंगे? 10% लेस देन द बुक वैल्यू। सो हाउ मच वी हैव टू राइट डाउन एज टू कैश। डेटर 70 है, 10% लेस कर दो, 7,000 लेस हो गया तो कितना आएगा आपका? 63,000 डेटर्स रियलाइज करेंगे। 10% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रिस एट 4,500। तो कितना हुआ? टू क्रिस 4,500 एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड। सॉरी, टू क्रिस नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन टू। ये आपका एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं ना, सो आपका बाय में जाएगा बाय कैश। जो आपके डेटर्स रियलाइज हुए थे 63,000 एंड बाय क्रिस जो कितना टेक ओवर हुआ 4,500 एंड बाय सोल्ड कितना हो गया 30,000। आपको तो वैल्यूज चेक करने की नीड ही नहीं है बिकॉज उसने सब कैलकुलेट करके दिया है। एंड व्हाट एल्स इज सेइंग? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बताया तो क्या मान के चलेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसकी लायबिलिटी है? फर्म की लायबिलिटी है। और कैसे पे हो रहा है? कैश में पे हो रहा है। सो राइट डाउन टू कैश 5,000 के एक्सपेंसेस है। लायबिलिटी चेक करते हैं। क्रेडिटर्स 1,20,000 हमने ट्रांसफर किए थे लेकिन कहीं पे भी क्रेडिटर्स पे नहीं किए हैं तो टू कैश क्रेडिटर्स 1,20,000 हमें खुद से पे करने पड़ेंगे। वी हैव टू चेक आवर एसेट्स ऑल्सो। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हो गया, फर्नीचर भी हो गया, मोटर कार हो गया, स्टॉक भी हो गया एंड डेटर्स भी हो गया। सो ऑल एसेट्स हैव बीन रियलाइज। हमें रियलाइज करने की नीड नहीं है। सो ऑल द आइटम्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट। वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट आवर रियलाइजेशन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ओके, एसेट्स भी ट्रांसफर हुए थे। चलिए टोटलिंग करते हैं। डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड आपका डेबिट साइड कितना है? 80,000, 45, 1,23,00,000। तो टोटल इज हाउ मच? 65 माइनस 15,000। डेबिट साइड टोटल करेंगे 3,50,000 प्लस 1,25,000। आपका डेबिट साइड टोटल करके आ रहा है 4,75,000, राइट। क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। 30,000 कैश है, 4,500, 34,500 जो स्टॉक से आया, 1,20,000 आपने क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए थे, 75,000, 40,000 and this is 63,000 from the assets realized। और मोटर कार टेक ओवर हुआ था कितने पे आपका? 1,30,000 पे। तो एसेट साइड आपका क्रेडिट साइड सॉरी टोटल आ रहा है 4,62,500। दैट मींस डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। नो, देयर इज अ बैलेंस फिगर ऑन द क्रेडिट साइड, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 12,500 जो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द इक्वल रेशियो, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is the question. On the dissolution of a partnership firm, there was a debtor of 34,000। 34,000 के debtors है। Debtor of 1,000 becomes bad, मतलब वो लोग पैसा नहीं देंगे तो 33,000 रह गया। 60% was realized from the remaining debtors। अभी done। 34,000 में से 1,000 तो मना कर दिया पैसा देने से, तो कितने रह गए? 33,000। और वो भी कितना कह रहा है कि सिर्फ कितना परसेंट रियलाइज होगा? 60%। सो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बाय हाउ मच ऑन द रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स? अगर जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? पैसा आ रहा है तो क्या डेबिट होगा? कैश डेबिट होगा। सो डेबिट की अगर हम बात करें, कैश पैसा आ रहा है, सो कहीं से भी देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा? नहीं होगा, बिकॉज कैश इज एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। विच अकाउंट इज डेबिटेड? कैश अकाउंट इज डेबिटेड। और कैश अकाउंट का देखो एक ही अमाउंट है विच इज 19,000। चेक भी कर लेते हैं आप, इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 19,800। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा बिकॉज इनकम है, कैश क्रेडिट साइड पे जाएगा। सो कैश सी ऑप्शन 19,800। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या करना है? सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना है। ऑलरेडी क्या किया है उसने? एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया है, हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 20,000 वाज पेड। वो कह रहा ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं 20,000 के जिसके अगेंस्ट पे किया। आउटस्टैंडिंग बिल्स दैट मींस क्या है? हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए क्या जर्नल एंट्री होगी? पे करना पड़ेगा लायबिलिटी। सिंपल लायबिलिटी है तो फर्म में कहां डेबिट हो जाएगा? आपका रियलाइजेशन अकाउंट में। सो एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं कितना? कैश 20,000 इन बोथ द फिगर्स। 20,000 बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री सेकंड। द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000। 80,000 का स्टॉक है
Tina took over 50% of the stock at a discount of 20%. So 50% of the stock, that means 40,000 का स्टॉक उसने क्या किया है, 20% के डिस्काउंट पे ले लिया. 40,000 का स्टॉक है, 20% का डिस्काउंट, दैट मीन्स कितने पे लिया, 80% वैल्यूएशन पे. या 20% आया 8,000, अब 32,000 क्या करो इसमें से सब्ट्रैक्ट, 8,000 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका कितना अमाउंट आया, अमाउंट विल कम टू बी 32,000. कौन टेक ओवर कर रहा है, टीना. पार्टनर टेक ओवर कर रहा है यानी डेबिट, वैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए. टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000 टू, कहां क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन में, क्योंकि क्या टेक ओवर हो रहा है, आपका एसेट टेक ओवर हो रहा है. रियलाइजेशन अकाउंट इज 32,000, राइट. इसी में सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है जर्नल एंट्री. रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग भी कितना है, 50% है आपका. 40,000 स्टॉक वो सोल्ड ऑफ फॉर 52,000. ओके, तुम यहीं पे एंट्री कर सकते हैं एक ही में. टीना ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया 32,000 में, और जो बचा हुआ स्टॉक था वो कितने पे बिक गया आपका, 52,000 पे. तो 52,000 रियलाइजेशन में हम प्लस कर देंगे, एंड वी आर डूइंग द कंबाइंड जर्नल एंट्री फॉर दिस. ऐड कर देते हैं 84,000. This is the second journal entry. Now third, firm had 100 shares of rupees 10 each. Firm के पास कितने shares हैं, 100 shares हैं 10 each के, which were taken over by the partners. Partner कौन कौन है, टीना एंड रीना, at 20 per share. 100 शेयर की 10 फेस वैल्यू थी, 20 per share टेक ओवर पे कर लिया इन द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ 3-2. देखोगे तो क्या होगा, 100 शेयर्स हैं 20 per share, दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितना हुआ 2,000. बट किस रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं, 3:2 के अंदर. सो दैट मीन्स वन पर्सन इज टेकिंग ओवर एट 1200, अदर इज एट 800. अब पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं, पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा. शेयर्स टेक ओवर कर रहे हैं, पार्टनर्स आर टेकिंग ऑफ द, ये कब क्या होगा, कंपनी की एक तरह से इन्वेस्टेड वैल्यू होगी, एसेट, जैसे इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था तो वैसे ही. टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आया, 3-2 में डिवाइड किया 1200. नेक्स्ट इज हु, रीना. रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 टू, कहां जाएगा आपका, टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटेड टू 2,000, राइट. लेट्स डू द फोर्थ जर्नल एंट्री. क्या कह रहा है, he says realization expenses of 4,000 were paid by Reena. Simple. realization expenses कौन पे कर रहा है, रीना पे कर रही है, पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन लाइबिलिटी नहीं बताया किसकी. तो जब तक लाइबिलिटी नहीं बताया किसका होगा, फर्म का होगा. दैट मीन्स रीना को कौन सेटल करेगा, फर्म के अकाउंट से. रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म से क्या जा रहा है इस समय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 पेड बाय रीना. सॉरी, आपका डेबिट होगा यहाँ पे फर्म, क्योंकि कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, फर्म की लायबिलिटी है. जब तक फर्म की लायबिलिटी है, कौन डेबिट होना चाहिए, आपका रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए. और रीना को कौन सेटल करेगा, रीना फर्म के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रेडिटर हो जाएगी एज 4,000 रुपीज, राइट. नाउ फिफ्थ, टीना ने क्या किया है, टीना पार्टनर है, हैड गिवन अ लोन 40,000 टू द फर्म व्हिच वाज ड्यूली पेड. टीना पार्टनर है तो पार्टनर का लोन तो पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टनर के लोन को डेबिट करना पड़ेगा. टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे होगा, फर्म क्या करेगी, कैश में पे करेगी या चेक से पे करेगी. सो टू कैश अकाउंट कितना हुआ आपका, 40,000 ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड. लास्ट जर्नल एंट्री, रीना अग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन. रीना पार्टनर है, अपने हस्बैंड का लोन पे ऑफ करने के लिए रेडी है एट डिस्काउंट ऑफ 10%. अभी जो हस्बैंड का लोन है वो कौन है, हमारी थर्ड पार्टी है. तो अभी अगर थर्ड पार्टी का लोन पे हो रहा है तो कहां होना चाहिए आपका, ऑन द लायबिलिटीज पे ऑफ होती है ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड दैट मीन्स रियलाइजेशन टू, लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कौन पे कर रहा है, रीना पे कर रही है, टू रीनास कैपिटल अकाउंट 10,000 का लोन एट 10% डिस्काउंट. दैट मीन्स 1,000 का डिस्काउंट मिला. बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कितना अमाउंट हो गया आपका, 9,000. सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज किसी भी तरह का डाउट हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारा. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 26. Next, this is the MCQ only. On dissolution of a partnership firm, if realization expenses are paid on behalf of a partner, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसके बिहाफ पे पे हो रहे हैं, आपके पार्टनर के बिहाफ पे पे हो रहे हैं, देन सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू विच ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट. मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं, टू कैश हो रहे हैं, बट किसके भी हाफ पे पे हो रहे हैं, पार्टनर की. मतलब किसकी लायबिलिटी थी, पार्टनर की थी. तो पार्टनर फर्म का क्या होगा, डेटर होगा. पार्टनर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फर्म को कंपनसेट करना पड़ेगा. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. सो आंसर करेक्ट विल बी बी. फर्म की लायबिलिटी नहीं है ना, तो लायबिलिटी किसकी है, आपके पार्टनर की. दिस इज हाउ इट इज गोइंग. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट. और इतना ही आता है, इससे ज्यादा डिसोल्यूशन की नीड आपको नहीं.
Pass the necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of Avyan and Shruti after the various assets and liabilities have been transferred to their realization account, right? Number one, sundry creditors amounted to 40,000 were settled at a discount of 10%. Sundry creditors को क्या किया है? पैसा दिया है at a discount of कितने पे दिया है? 10% डिस्काउंट पे दिया। तो जब सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो कहां पे करना पड़ेगा फर्म को? क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज है, कहां पे ऑफ करेंगे? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे करेंगे? टू कैश अकाउंट, बिकॉज ट्रांसफर तो ऑलरेडी कर दिया। सन्ड्राई क्रेडिटर्स हैं, 40,000 पे 10% का डिस्काउंट, 4,000 रुपीज डिडक्ट किया। सो कितना अमाउंट हो गया आपका? 36,000, राइट? ओके, नेक्स्ट मूव टू द सेकंड जर्नल एंट्री। एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ 50,000, 50,000 का अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करना है? नहीं करना, बिकॉज डिसोल्यूशन है। टेकन ओवर बाय श्रुति, तो श्रुति ने टेक ओवर कर लिया। अब कोई भी एसेट टेक ओवर होगा तो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और कौन टेक ओवर कर रहा है? श्रुति। तो एंट्री क्या हो जाएगी? श्रुतिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटेड टू कितना हो गया? 50,000, राइट? डन। ओके, थर्ड जर्नल एंट्री करते हैं। He says creditors of rupees 5,000 was agreed to take over debtors 8,000 in full settlement of their claim. जरूरत ही नहीं है कैलकुलेशन करने की, जहां उसने ऐसा लिख दिया ना कि फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, तो अब हम कैलकुलेट ही मत करो। सो थर्ड में आपकी देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। आप नो एंट्री लिख के छोड़ सकते हो, कोई एंट्री करने की नीड नहीं है। ओके जी, फोर्थ, The firm had a debit balance of 42,000 in profit and loss account on the date of dissolution. फर्म के पास 42,000 का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। डेबिट बैलेंस दैट मींस लॉस, तो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट में बेयर करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए, तो क्या एंट्री हो गई? अव्यांस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन देयर इज अ श्रुतिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या है? रियलाइजेशन का तो कुछ लिंक ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड loss account which is amounted to 42,000, in which ratio we have to divide? Pass the necessary journal entries. Transaction of Avyam Shruti after transferring, there is no ratio given, so ratio नहीं given है तो क्या करेंगे? Equal ratio में divide कर देंगे, right? Okay, fifth, there was an old furniture with the firm which has been written off. पुराना फर्नीचर था, completely written off है, and this was sold for 9,000. तो हमें रिकॉर्ड तो करना नहीं है एसेट, सिंपली क्या करना है? पैसा आ रहा है तो रियलाइज करेंगे। रियलाइज करने के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या रियलाइज करना है आपको? फर्नीचर रियलाइज करना है, बट कहां पे रियलाइज होगा? आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, विच इज अमाउंटेड टू रुपीज 9,000, क्योंकि पैसा आ गया, लॉस सोल्ड हुआ है। सिक्स्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 11,000 वर पेड बाय श्रुति। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? श्रुति पे कर रही है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की लायबिलिटी किसकी है? फर्म की लायबिलिटी है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू श्रुतिस, क्योंकि फर्म श्रुति को कॉम्पनसेट करेगी। श्रुतिस कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज 11,000. Right. So this is all about this chapter, dissolution of a firm. For theory part, we will be covering in the upcoming video. Please stay tuned to the channel. Thank you so much. Like, share, and subscribe.